ये फोटोग्राफी के कीड़े ने कब काटा आपको? बड़े बड़े फोटोग्राफर उस टाइम थे, लेकिन फैशन फोटोग्राफर थे नहीं। तो ये जो वाइल्ड लाइफ वाला कहाँ से ये दिमाग में? मैं इतना ग्रैंड एक एनिमल को देख रहा हूँ सामने, मैं भूल ही गया पिक्चर लेना है। पतली लंबी सुंदर कन्याएं, मॉडल्स, और कहाँ बड़े बड़े ह्यूज मोटे हाथी। एक है ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड बट वाइल्ड फ्रॉम इनसाइड। और एलिफेंट्स को देखिए, ये बड़े वाइल्ड हैं बाहर से, लेकिन जब उनके पास आप बैठोगे देखो अंदर से वो इतने ब्यूटीफुल हैं। क्या न्यूड फोटोग्राफी में कभी आपका ध्यान भटका? हेलो, वेलकम टू आवर शो अचीवर्स विद राजीव। जी हाँ, अचीवर्स विद राजीव में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्ल्ड रेनाउंड फोटोग्राफर आकाश दास से। नहीं, आकाश दास नहीं, आकाश दा, जिन्हें बड़ी बड़ी फैशन मॉडल्स आकाश दा के नाम से जानती है। आइए आकाश दा से मिलते हैं। नमस्कार दा, आपका बहुत बहुत स्वागत है अचीवर्स विद राजीव प्रोग्राम में। Thank you, Rajiv. I mean, I know you for so long. I have seen some of your work. Press work is incredible, actually. You have got so much of passion in your work, and it's really nice to talk to someone who has got so much of passion, equal field, you know, like this thing is a little different, mine is different, but good to see, and I wish you all the best. ये फोटोग्राफी के कीड़े ने कब काटा आपको? ये कैसे कहानी कैसे बना, ये जरा। कॉलेज में तो 5 साल का कोर्स होता था, तो 1 साल होता था अपना फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में क्या होता था, आपको एक कैमरा दिया जाता, हमारे पास कैमरा तो था ही नहीं, तो वो हायर करते थे, हम हायर नहीं करते थे, लोन पे लिया जाता था, और आपको पिक्चर लेना पड़ता था, लेके सबमिट करना पड़ता था आपको। तो वो भी ट्विन लेंस कैमरा होते थे जो ऊपर से देखो आप। तो हमने शुरू उसी से किया था सारा एनालॉग, फिर आप प्रिंटिंग भी सीखा, ये सब भी सीखा वहाँ पे। तो वो 1 साल का कोर्स था। 1 साल में हमने कैमरा में भी 4 या 5 दफ़ा उठाया होगा। उससे ना पहले कभी कैमरा उठाया था, ना बाद में उसके बाद। आपने सबसे महंगा पहला कैमरा कौन सा हाथ लगाया और पहला कैमरा कौन सा खरीदा? देखिए, एक तो मैंने बोरो किया था सबसे पहला कैमरा जो है निकॉन FM2, ठीक है। वो पहले मैंने प्रैक्टिस जब करता था, मैं उसी कैमरा से बोरो करके मैं उससे शूट करता था। लेकिन मैंने अपने जेब से जब खरीदा सबसे पहले, निकॉन का एक कैमरा होता था F3, तो F3 मैंने खरीदा, और मैंने उसके साथ 35-105 करके एक लेंस, ये डुअल लेंस मैंने खरीदा था। उसके साथ मैं काफ़ी प्रैक्टिस करता था। उन दिनों पैसे की बड़ी क्राइसिस होती थी, बहुत सारे फोटोग्राफर बनना चाहते थे, पर इक्विपमेंट विदेशी था, बहुत महंगा था, इंडिया में मिलता नहीं था। तो ये सब आपने कैसे किया? वो क्या डिफ़िकल्टीज आई, ऑब्स्टिकल्स आए, थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए, जो मैं कमाता था उसमें से, मतलब जो भी खर्चा होता था, कुछ मैं बचाता रहता था हर महीना, ये सोचते हुए कि एक कैमरा खरीदूंगा। तो फिर आस्ते आस्ते करते, अगर आपका इच्छा है वो आस्ते आस्ते पूर्ण भी होता है। फिर मैंने खरीदा, और आप बिलीव नहीं करोगे, उसका 2 महीने के अंदर वो कैमरा लेंस मेरा चोरी हो गया। तो फिर मैं कम से कम जो 1-1.5 साल मैंने कोई फोटोग्राफी नहीं की। फिर मैंने पैसे इकट्ठे किए, और फिर आस्ते आस्ते फिर मैं जोड़ के फिर मैं प्रैक्टिस करता गया, और फिर शूट करता गया, फिर पैसे आते गए। तो जैसे आप शूट करते रहे, तो किसी क्लाइंट से आपने थोड़ा थोड़ा पैसे लिया, ज़्यादा हम लेते भी नहीं थे, बहुत कम पैसे में कर देते थे काम। तो प्रैक्टिस भी होता रहता था, और अच्छा काम भी हो जाता था, और इक्विपमेंट भी आ जाता था। उस पैसे को मैं कभी खर्चा नहीं करता था। फोटोग्राफी का जो पैसा है वो मैं अलग रखता था बैंक में। तो करते 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 मेरे 30,000 हो गए। चलो, 30,000 में एक लेंस, एक कैमरा आ जाता। मेरा पहला कैमरा था 13,000 का, एक लेंस और एक कैमरा। बस जब मैंने फिर पैसे इकट्ठे किए, वही 30,000 हो गया उसका प्राइस। तो आप रातों रात फेमस हो गए या आपको स्ट्रगल करना पड़ा? देखिए, ये मैं कभी अपना ज़िंदगी को स्ट्रगल में कभी नहीं घुसाता हूँ। मैं कोई चीज़ स्ट्रगल नहीं होता है। मैं ये समझता हूँ कांटा लगा हुआ है, इसका मतलब मेरे को इसको हटाना है, ठीक है। तो कभी भी मैं स्ट्रगल समझता ही नहीं इस चीज़ को। देखिए, काम करते समय में स्ट्रगल तो आएगा ही, बहुत होता है, ये होता है, वो होता है, पॉलिटिक्स होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसको मैंने देखा ही नहीं उसमें। मैंने बोला अच्छा है मेरे लिए। तो पहला बिग ब्रेक कब मिला आपको? ये टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू हुआ।
फिर एक कॉर्पोरेट कैंपेन कर रहा था, तो उसमें मेरे को एक और ब्रेक मिला। फिर क्या मिला कि मैंने कुछ यूपी टूरिज्म का, मैं डिज़ाइनर था, मैं डिज़ाइन कर रहा था, पोस्टर्स डिज़ाइन किए मैंने, 6 पोस्टर्स डिज़ाइन किए और सारे में रघु राय जी का पिक्चर मैंने उसमें लगाया। वो पिक्चर इंडियन टूरिज्म ने वो बाहर भेजा कोई अवार्ड के लिए, उसको सारे पोस्टर को अवार्ड मिले। बड़ा सिंपल था, उनका पिक्चर था, एक लाइन कॉपी था, कॉपी भी मैंने लिखा था। तो वो लोग बोले कि यार इसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है, इसका बड़ा तारीफ हो रहा है, दुनिया में तारीफ हो रहा है। तो मैंने बोला इसका कॉफ़ी टेबल बुक बनाते हैं। बोला एक डिज़ाइन बनाओ, मैंने डिज़ाइन बनाया, उनको दिया। तो चीफ सेक्रेटरी ने बोला इसको शुरू करो, शुरू करो। तो मैं रघु राय जी के पास गया, बोलता है ये तो मैं 3 साल लूँगा। उन्होंने मेरे को दिया 3 महीने, ये बोल रहे हैं 3 साल। उसके बाद मैं अशोक दिलवाले जी के पास गया था, उन्होंने भी बोला कुछ पिक्चर्स तो मेरे हैं, लेकिन मैंने बोला आपके पिक्चर्स नहीं चलेंगे, मेरे हिसाब से आपको पिक्चर लेना पड़ेगा। सारे पिक्चर जो है 100 पिक्चर आएंगे बुक में, सारे पिक्चर खींचने पड़ेंगे, आपके बना हुआ पिक्चर से नहीं चलेगा। वो भी बोले 3-4 साल में लग जाएगा इसमें जो आप बोल रहे हो, ठीक है। तो मेरे को एजेंसी वाले बोले ऐसा है, तुमने बनाया डिज़ाइन, अब तुम्हारे ऊपर है कैसे इसको करो। तुम इतना बढ़िया पिक्चर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए ले लिया, फलाने के लिए ले लिया, मोटरोला के ले लिया, अब तुम शुरू करो इसको। तो उन्होंने हौसला दिया। तो वो कॉफ़ी टेबल बुक आपने करी? वो मैंने करी। सबसे पहला उत्तर प्रदेश का, तब उत्तर प्रदेश था, उसका कॉफ़ी टेबल बुक मैंने बनाया। उसका बहुत मतलब वाह वाह हुआ चारों तरफ, जैसे उसका पिक्चर्स वगैरह लिए, जिस तरीके से सबको मैंने क्रिएट किया पिक्चर्स को। दादा, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की शुरुआत कैसे हुई? एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम कर रहे थे, बड़े बड़े कैंपेन कर रहे थे, टाइम्स ऑफ इंडिया, कॉफ़ी टेबल बुक, यूपी टूरिज्म के लिए। तो ये जो वाइल्ड लाइफ वाला कहाँ से ये दिमाग में? ये हुआ जब मैं यूपी टूरिज्म का बुक कर रहा था। तो मेरे एक जानने वाले थे, वो क्या कर रहे थे, मेरा तो काम है फोटोग्राफी करना, और मेरा काम ये नहीं उसको कांटेक्ट करो, ये करो, कहाँ रहना है, कहाँ खाना है, क्या करना है, गाड़ी कैसे होगी, ये सब किसी और को दे रखा था, सरकार ने ही दे रखा था उनको जिम्मेदारी, ठीक। वो मेरे फ्रेंड भी थे। तो हम दोनों जो है एम्बेसडर में घूमते थे, 2000 किलोमीटर एक बार, 5000 किलोमीटर ऐसा करके घूम घूम के फोटोग्राफी करते थे। वो एक बार हम रानीखेत जा रहे थे, तो कॉर्बेट आया, बोला ये कॉर्बेट का गेट है, चल थोड़ा घूम के आते हैं। उस ज़माने, और उनका इत्तेफाक से उनका कज़न था डायरेक्टर, कज़न थे डायरेक्टर बहुत बड़े, वन ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर्स डॉक्टर अशोक सिंह, तो उनके कज़न थे। तो वो उस टाइम मतलब आपको एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं था, वैसे ही कम लोग जाते थे, तो बोला घूम के आते हैं। मैंने बोला नहीं, जंगल के अंदर है, टाइम वेस्ट होगा, अभी जंगल के अंदर नहीं। अच्छा, जंगल मेरे जाना दिमाग में लगा आपको हुआ है ना। टाइम वेस्ट करना और लगता मैंने था? देखिए जंगल में तो बहुत घुमा है मैंने, लेकिन ये जो एक नज़रिया से आपको कोई जानवर दिखेगा, पक्षी दिखेगी, कोई टाइगर दिखेगा, हाथी दिखेगा, इसका मेरे को जितना वो नहीं था। मेरे भाई साहब जाते थे, सुना था मैंने, लेकिन मैंने बोला उसके लिए टाइम चाहिए, अभी मेरे पास टाइम नहीं। तो उस ट्रिप ने आपकी पूरी दिशा बदल दी? जी नहीं, मैं गया ही नहीं अंदर, मैं चला गया My सीधा God. काम करके आ गया वापस। माय गॉड। तो उसमें कुछ फोटोग्राफ चाहिए थे वाइल्ड लाइफ का भी। बाद में सरकार ने बोला भाई वाइल्ड लाइफ का भी इसमें दिखाओ। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ कि मैं तो किसी और से मांग के, खाली एक पेज में 3 पिक्चर जो है किसी और से मांग के मैं लगा रहा हूँ। मेरे पास कैमरा भी नहीं था, मैं तो फैशन शूट के लिए जो कैमरा होता है वो पोर्ट्रेट करने के लिए, ये सब मेरे पास कैमरास थे। छोटा मैक्सिमम मेरा जो है, मेरा ख्याल 100 mm का लेंस था, तो वाइड एंगल मेरे पास थे, मतलब 24 mm एंड वो। तो चला गया जंगल में जगह पहला दिन जो है जंगल में निकला, अब तब मुझे पता लगा कॉल क्या होता है। वो बोला बंदर देख रहा है, मतलब बंदर क्या वो चीज़ है, बंदर देखने से क्या फ़र्क पड़ता है, हमें टाइगर देखना। तो पता चला कि कॉल क्या होता है, बंदर का कॉल क्या होता है। तो ये सब पहला दिन ही मेरे को समझ में आने लगा थोड़ा थोड़ा। सामने हम निकले और मतलब थोड़ा घूम घाम के नदी क्रॉस करके हम चले गए पार, और कॉल हो रहा है, और सामने टाइगर, एक बहुत बड़ा मेल टाइगर हमारे सामने जंगल से निकला और हमारे तरफ घूम के देखा, फिर मेरे तरफ मुड़ा। और मैं इतना ग्रैंड एक एनिमल को देख रहा हूँ सामने, टाइगर को अपने सामने जंगल में देख रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल फ्लैबरगास्टेड हो गया। तो मेरा कैमरा तो लटक रहा था, मैं अपना जीप चला रहा था, उन दोनों जीप आपका ले जाना अलाउड था, और मेरे साथ मेरे फ्रेंड बैठे हुए थे। तो मेरे को बार बार बोल रहे हैं कि पिक्चर ले पिक्चर ले पिक्चर ले, और मैं पिक्चर में लो
मैं भूल ही गया पिक्चर लेना है मेरा इसको, मैं क्यों फोटोग्राफर तो मैं था ही वाइल्ड लाइफ। कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऐसा देखेगा तो वो जिंदगी तरसता है ऐसा मौका के लिए। तो टाइगर आया, बैठा, फिर अंदर जंगल के अंदर चला गया, फिर हम जीप चला, वो मेरे को गाली देता रहा, बोला यार तूने ऐसा वो मैंने बोला अभी मेरे को जंगल थोड़ा सा मज़ा आने लगा है जंगल के अंदर। इस दिन आपको लगा कि आकाश दास फैशन फोटोग्राफर, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन गया है, वो कौन सी मूवमेंट थी? एक्चुअली ये तो मेरा एक ये ट्रांजिशन ना बीच बीच में चल रहा था, साथ साथ में चल रहा था। तो मैं जो है एक फीलिंग भी आता है, मेरे कई पिक्चर्स जो हैं जो मतलब मैं फैशन करता था और वाइल्ड लाइफ में नेचर में वही ऐड करने लगा। तो जब वाइल्ड लाइफ में देखता था, नेचर में मेरा हैबिटेट शॉट्स होता है, जनरली मैं माना ही जाता हूँ हैबिटेट शॉट फोटोग्राफर। तो वो नज़रिए से मैं फैशन भी उसी नज़रिए से देखता था। जो मॉडल हुआ एक, और उसके बाद पहाड़ है, पीछे कुछ है, रशिया में मैंने फ़ोटोग्राफी की, मैंने हांगकांग में, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह मैंने किया ही ऐसा है कि मॉडल को रखा छोटा, जैसे टाइगर है छोटा, बाकी जो है वास्टनेस ऑफ द जंगल, ऐसे ही मॉडल है छोटा और वास्टनेस ऑफ द दैट एरिया, ये मैंने एक मेरा वो चलता रहा, अभी भी चलता है ये चीज़ मेरे अंदर। मैं अभी फैशन का भी दिखाऊंगा आपको, तो एक आपको सिमिलैरिटी मिलेगी एक्चुअली। इसी से एक बात निकल के आती है दादा, फैशन फोटोग्राफर, पतली लंबी सुंदर कन्याएं, मॉडल्स, और कहाँ बड़े बड़े ह्यूज मोटे हाथी। ये कैसे आप इसको बैलेंस कर पाते हो? ये क्या कैरेक्टर को कैसे रीड करते हो? क्या होता है ये सब कि एक फोटोग्राफ में आप इतनी जान डाल देते हो? वो माइंडसेट चेंज करना कि कहाँ तो इतनी सुंदर मॉडल है, कहाँ इतना बड़ा जानवर हाथी है, वो सब कैसे? जैसे मैं फैशन फोटोग्राफी करता हूँ, खूबसूरत टॉल लड़कियाँ होती हैं, हम लेते हैं, एक हाइट होता है, मिनिमम हाइट होता है, उसके हिसाब से लेते हैं, और लीन एंड थिन होते हैं वो। तो वो मॉडल्स जो होते हैं वो दिखते तो बड़े खूबसूरत हैं, बहुत एलिगेंट दिखते हैं, लेकिन अंदर से वो बड़े वाइल्ड होते हैं। जब वाइल्ड फोटोग्राफी करता हूँ तो मैंने ये रियलाइज़ किया वो बड़े वाइल्ड दिखते हैं, लोग घबराते हैं, हाथी है, ये तेज है, शायर है, शेर है, लेकिन स्पेशली हाथी का वो अंदर से इतना सॉफ्ट होते हैं, दे आर सो ब्यूटीफुल फ्रॉम इनसाइड। इफ यू विल फॉल इन लव विद एलिफेंट्स इफ यू स्पेंड लिटिल टाइम विद देम, यू नो। सो दोनों में ये चीज़ जो है, एक है ब्यूटीफुल फ्रॉम आउटसाइड बट वाइल्ड फ्रॉम इनसाइड। वाई वाइल्ड फ्रॉम इनसाइड? वो लोग जो है अपने आप को अलाइव रखने के लिए सारा दिन काम करते हैं, शाम को जाते हैं, पार्टी वार्टी भी करते हैं, फिर सुबह 4 बजे कॉल हो रहा है, 5 बजे कॉल हो रहा है, मेकअप के लिए आ गए, फिर शूट, सारा दिन शूट करते हैं, फिर रात को वो पार्टी करके फिर नेक्स्ट डे आ जाते हैं। और एलिफेंट्स को देखिए, ये बड़े वाइल्ड हैं बाहर से, लेकिन जब उनके पास आप बैठोगे देखोगे अंदर से वो इतने ब्यूटीफुल हैं। तो मतलब इसमें कोई डेरोगेटरी वर्ड नहीं है, दोनों ही बहुत अच्छी चीज़ है, दोनों में ही ये चीज़ है, एक बाहर से सुंदर, एक अंदर से सुंदर। दादा आप जंगल जाते हैं जी क्या कभी आपको ये वाइल्ड मॉडल से जी या इन जंगली जानवरों से, जी दोनों बड़े डेंजरस काम है, जी। बेटी लड़की मॉडल्स को भी शूट करना, हाँ, क्या कभी आपको डर लगा? देखिए जो है मतलब जैसे मैंने पहले बताया था, डर मैंने एक ज़िंदगी में शुरू में रास्ते में आने से पहले ही मैंने अपना डर को छोड़ दिया था, ठीक है। दूसरा है जैसे एलिफेंट का, आपको ये सीखना है, फुलिशनेस नहीं करना है, कोई भी चीज़, कोई भी जानवर डेंजरस नहीं होता अनटिल एंड आप उसको प्रोवोक कर रहे हो, या तो उसका वो इंजोर्ड है या तो उसका भूखा है वो। और रही बात मॉडल्स के मतलब कोई अगर आपका अंदर से साफ है, आप अगर क्लियर माइंडेड हो, तो आपको मॉडल्स हमें करना पड़ता है, मॉडल्स आपके लिए एक्स्ट्रा काम करके देते हैं, क्योंकि आपने बहुत न्यूड फोटोग्राफी करी है। जी जी न्यूड फोटोग्राफी एक ऐसा जॉनर है जो इंडिया में तो बड़े अजीब तरीके से देखा जाता है, जी बट वर्ल्ड वाइड इसके बहुत चाहने वाले हैं और इसे एक आर्ट फॉर्म में देखा जाता है। तो मतलब न्यूड फोटोग्राफी करते हुए आप किन बातों का ध्यान रखते थे, और ये कैसे फर्स्ट न्यूड मॉडल कैसे शूट किया, उसके बारे में थोड़ा सा। जी एक्चुअली ये आपने बड़ी अच्छी क्वेश्चन की, एक्चुअली ये इज़ ए वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं जैसे बोला कि हर एक चीज़ में ना एक स्पिरिचुअलिटी है। जब मैं न्यूड फोटोग्राफी करता हूँ तब ये मैं सोचता हूँ कि मैं अपना ध्यान लगा रहा हूँ,
और जब मैं एलिफेंट फोटोग्राफी करता हूँ या टाइगर फोटोग्राफी करता हूँ तब भी मैं ये सोचता हूँ ये मेरा ध्यान है, ये मेरा कर्म है, इस कर्म को मेरे को सही तरीके से करना है जितना भी मैंने सीखा है। तो ये चीज़ जो है हमेशा कोई भी काम हो, फैशन फोटोग्राफी हो या वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो, मैं ये चीज़ अपना ध्यान में रखता हूँ कि ये मेरा एक ध्यान है, इसमें मेरे को मेरा एक ही चीज़ है जो मेरे को बढ़िया से बढ़िया पिक्चर निकालना है। क्या न्यूड फोटोग्राफी में कभी आपका ध्यान भटका? कभी नहीं भटका, कभी। मैं शुरू से ही मेरा ये जो है ध्यान मैंने एक तरफ कर दिया। देखिए आदमी का ध्यान आप जिस तरह लगाओगे उस तरीके में जाएगा। मैं जैसे हिमालय में चला गया, मैंने ध्यान उधर बटा दिया तो मेरा पूरा ध्यान उधर चला गया। अब मैंने सोचा कि मेरा चिंतन ये है कि मेरा काम ये है, मेरा ये धर्म ये है, वो धर्म कभी भटक नहीं सकता है। देखिए जो है एक लाइफ जो आप जो कहना चाह रहे हो, एक्चुअली एक लाइफ में आदमी का ध्यान भटक जाता है, कोई चीज़ जो उसको नहीं मिलता तो वो देख के भटक जाता है वो, ठीक है, ये होता है। लेकिन जब हम फोटोग्राफी करते हैं ये चीज़ कभी भी हमारे बीच में नहीं आता है। और तभी एक बंदे को, एक मॉडल को इतना ही हमारे ऊपर इतना हौसला होता है, तभी वो हमें एक्सीलेंट शॉट्स मिलते हैं। वो आप हो अगर वो डर उसके अंदर है तो कभी भी आपको एक्सीलेंट शॉट नहीं दे पाएगा। आकाश दा, ये इनक्रेडिबल इंडिया, ये सफ़र कैसे शुरू हुआ? इसमें जो आपके फोटोग्राफ्स यूज़ होने लगे वो हमें थोड़ा सा देखिए जैसे एक पिक्चर है मेरा, ये बड़ा आइकॉनिक पिक्चर है, लोन टाइगर जा रहा है। ये पिक्चर जो है बहुत लोगों ने देखा था, ठीक है। एक डायरेक्टर होते थे कॉर्बेट में, वो भी मिस्टर भरथरी थे, उन्होंने मेरे को बोला ये पिक्चर तो इनक्रेडिबल इंडिया में जाना चाहिए। वो ऐसे भी बोला उन्होंने, तुम्हारा जो पिक्चर है कुछ लिखने का नहीं, जरूरत मुझे नहीं। इसके बारे में बताइए, इस पिक्चर में क्या खास बात है? पर्टिकुलरली इसमें खास बात यह है कि एक सफ़र, एक स्टोरी, जैसे मेरे हर एक पिक्चर में स्टोरी होता है, स्टोरी बड़ा क्लियरली बोलता है वो कि टाइगर का पाथ बड़ा दूर तक जाना है उसने, और टाइगर का पाथ सीधा नहीं है, उसको टेढ़ा मेढ़ा जाता है। एकला चलो रे अगर आपने सुना है, तो अगर आपके साथ कोई नहीं, आपको अकेला चलना पड़ेगा। और अब बहुत लोगों को लगा है कि टाइगर सेव करो, टाइगर सेव, पहले मार दिया, अब बोल रहे टाइगर सेव करो। तो वो जो उसका रास्ता है बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, सीधा रास्ता नहीं है। तो अगर कोई इंसान, हम किसी को सेव नहीं कर सकते, हम नेचर को सेव कर सकते हैं कि हम तो, हमारा औकात क्या है। तो ये गॉड ने अपना टॉर्च दिखाया टाइगर को, और वो जो है बेटा तुम इस पाथ पे चलो, मैं तुम्हें सेव करूंगा। वाह वाह ये वाह। स्टोरी इसके अंदर आया। दादा, इसको ये जो सूरज की किरणें जी। जिनको आपने टॉर्च से जी एक तरीके से सिंबलाइज किया और ये पिक्चर बोल रही है, जी। वाकई ये बहुत ही शानदार पिक्चर है। और जो आपने नरेशन दिया कि एक टॉर्च की लाइट से गॉड जो है टाइगर को पाथ दिखा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ तक का तो सफ़र हमें सफ़र समझ में आता है। ये जो इंटरनेशनल आकाश दादा बन गए, वो इंटरनेशनल एग्जीबिशंस और वहाँ के अवार्ड्स और दुनिया में आपकी ख्याति कैसे हुई? मेरे फ्रेंड ने जाके मेरा पिक्चर देके, मेरे को नहीं बताया, वो इंडिया हैबिटेट सेंटर में बुक करा दिया, उसने एडवांस दे दिया और बोले और मेरे को पर्ची पकड़ाया, मैंने एडवांस दिया, एग्जीबिशन तेरे को करना ही पड़ेगा और ये डेट है, अगर नहीं करेगा तो पैसा बर्बाद जाएगा और तेरा आगे कुछ नहीं होगा। एग्जीबिशन बड़े जोर तोर से हुआ, मिनिस्टर्स आए, 3 मिनिस्टर तो आ गए, एक मिनिस्टर को तो मैंने बुलाया था और 2 मिनिस्टर ऐसे ही आ गए, और बाकी इधर उधर से बाकी लोग आ गए, फ्रेंच एम्बेसडर आ गए, उनके वाइफ आई, तो बहुत लोग आ गए उस दिन। और इसका बड़ा न्यूज़पेपर में सब जगह जो है इसका एक मतलब वाह वाह हुआ चारों तरफ से। तो इसमें उस टाइम आउटलुक एक मैगजीन होता था, उन्होंने जो है 12 पेज जो है मेरे को वो दिया था, 12 पेज कवर दिया था। आप समझ सकते हो 12 पेज किसको मिलता, उनको इतना अच्छा लगा। और एल मैगजीन ने 1 पेज का मेरे को कवरेज दिया था। तो कोई फ्रांस से कोई सेलिब्रिटी है, उनके ऊपर एक फिल्म बन रहा था, वो इंडिया को बड़ा तारीफ करते थे, वो जैसलमेर में उनका शूट चल रहा था। तो वो जब होटल में आए, वापस आए, तो उन्होंने देखा एल मैगजीन पड़ा हुआ है, और एल मैगजीन के वो पेज पलटते रहे, उन्होंने देखा मेरे 2 पिक्चर्स देखे, ब्लैक एंड वाइट के, हाथी के पिक्चर देखे। उन्होंने क्या किया, एल मैगजीन का फाड़ के वो लेके चले गए डाल में, और वहाँ पे जाके बोला ये गूगल करो ये आकाश दास कौन है इंडिया में। उन्होंने वहाँ से मेरे को फ़ोन किया, उनका असिस्टेंट ने फ़ोन किया कि भाई हम पेरिस से बोल रहे हैं, यहाँ पे
गैलरी है, कारावां करके एक गैलरी है और बहुत बड़ा गैलरी है हमारा। मैंने ये सोचा कोई फ्रेंड जो है ऐसा करके मेरे को ट्रिक में फंसाना चाह रहा होगा, मेरा वांट्स टू पुल ए फास्ट वन ऑन मी। ठीक, मैं जिप्सी चला रहा था, मैंने रोका गाड़ी, मैंने बोला आप बताइए आपका वेबसाइट क्या है, मैं देखूंगा पहले फिर डिसाइड करूंगा। तो मेरा औकात ही क्या था, मैं उनको बोला मैं सोचा कोई खिंचाई कर रहा है मेरा, तो मैंने बोला मैं पहले आपके बारे में जानूंगा फिर मैं बताऊंगा। मैं घर में आके अपना कंप्यूटर में खोला, उनका देखा करा वो इतना बड़ा गैलरी है, तो मैं तो मतलब मेरा हार्ट फेल होने लगा। मैंने बोला उनको, तो मैंने रूडली बात कर दिया उनसे, तो उनको मैंने इमीडिएटली मेल लिखा, तो बोलते हैं ओ सो आई एम सो ग्लैड दैट यू आर विलिंग टू वर्क विथ अस, फलाना ढिमकाना, हमारे सारे डायरेक्टर चाहते हैं आप यहाँ पे काम करो। उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, 3 महीने के अंदर मेरा एग्जीबिशन था वहाँ पे। एग्जीबिशन उन्होंने 15 दिन के लिए रखा था, उन्होंने 1.5 महीना कर दिया उसको। न्यू ईयर भी आ रहा था तो बोलते बहुत लोग खरीदेंगे। बहुत मेरे पेंटिंग्स वहाँ पे, मतलब भगवान का देन है, बहुत पेंटिंग्स मेरे बिके वहाँ पे, मेरा अच्छा खासा सेल हुआ। और वहाँ पे कोई आए जो मायामी से कोई गैलरी से आए थे, उन्होंने देखा वहाँ पे, तो उन्होंने मेरे काम के बारे में सुना था, तो उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि मायामी में एग्जीबिशन करो। तो इस तरीके से जो है फिर पेरिस में मैंने आपका इंटरनेशनल सफर चलता रहा, एक के बाद एक। जो आपका काम देखता था वो ऐसा मंत्रमुग्ध हो जाता था कि वो चाहता था कि उसके कंट्रीमैन भी उसकी कंट्री में आपकी एग्जीबिशन देखें। दादा, मगर एक बात आजकल बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है, ये जब से डिजिटल वर्ल्ड आया है, ये फोटोशॉप हो गई और ये सब हो गया, क्या इससे फोटोग्राफी पे कोई असर पड़ रहा है? इसको किस टर्म्स में देख रहे हैं आप? कैसे आपने मतलब विदेशों में इसको क्या कहते हैं? ये क्या हो रहा है ये? तो एक्चुअली उसको जो आप बोल रहे हो ना, पेरिस में इसको बोलते हैं डिजिग्राफी। जो आपने अगर फोटोशॉप किया है तो आप उसको फोटोग्राफी मत बोलो, डिजिग्राफी बोलो, ठीक है। और जो चीज़ आप बोल रहे हो, देखिए टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ते ही जाएगा और ये बुरा चीज़ नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं। जो एक आदमी गायक कलाकार है, वो मान लीजिए क्लासिकल गाना गाता है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपना रिवाज हर रोज़ करता है, ठीक है। उसका वो जितना वो रिवाज करता है उतना ही उसका सुकून मिलता है और उतना ही उसको लोग जानते हैं आगे। ऐसे ही जो लोग प्योरिस्ट हैं, प्योर काम करते रहेंगे, उनको कोई छू नहीं पाएगा, ठीक है। आपका टीआरपी बढ़ेगा, सब बढ़ते जाएगा। डिजिटली आप कर रहे हो, किसी को दिखा रहे हो, किसी को मतलब इम्प्रेस करने के लिए कुछ कर रहे हो, आप करिए उसको। आपको डिज़ाइनिंग सेंस है, आपको आप कर सकते हो, लेकिन उसको आप मतलब प्योरिटी के अंदर मत डालो। तो ये चीज़ है, वो नज़रिया है। मतलब कोई चीज़ बुरा नहीं होता है, उसको बुरा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए मीडिया में जो है, मीडिया इतना अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको बुरे तरीके से यूज़ किया जाता है। जैसे म्यूज़िक वर्ल्ड में एक गाना आप 25 बार में गा रहे, 25 बार में 30 बार में गा रहे हो, उसको जोड़ दिया जाता है, लगता है एक बार में आदमी गाना गा रहा है। आपका क्या कहना है कि पिक्चर्स बनाई जाती हैं या चेंज की जाती हैं? क्या होता है फाइनली ये फोटोशॉप वर्सेस रियल फोटोग्राफर? देखिए जो फोटोग्राफर है ना, वो फोटोशॉप कभी नहीं यूज़ करता है। ये हमारे देश में पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज। फोटोशॉप है ओनली फॉर डिज़ाइनर्स एंड लाइटरूम इज़ फॉर फोटोग्राफर्स। सो लाइटरूम में क्या है, उन्होंने पूरा आपको टूल दे रखा है, एक पिक्चर को डॉजिंग बर्निंग कैसे करना है। आप ये समझिए एक फोटोग्राफर के नज़रिया से, अगर आप पोस्ट प्रोडक्शन नहीं करना आता है आपको, आप फोटोग्राफर नहीं बन सकते। क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी दुनिया का जाने माने फोटोग्राफर है, वो सब जो है डार्क रूम में भी अपने आप काम करते, जिसको हम डॉजिंग और वो कहते थे बर्निंग, जी जी जी, वही उसी का नाम आप बोल रहे हैं लाइटरूम लाइटरूम है। जी। और फोटोशॉप जो है वो जी। डिजी फोटोग्राफी है। डिजी फोटोग्राफी है, वो जो करना चाहते हैं वो मतलब वो क्या कर रहे हैं, डिजाइनिंग कर रहे हैं, ओके, कट पेस्ट करके डिजाइनिंग कर रहे हैं। वो भी ओके। अच्छा चीज़ है, लेकिन उसको आप इस नज़रिए से मत देखो, इस कैटेगरी में मत डालो ये चीज़। एक टर्म बार बार दादा यूज हो रही है, ये फाइन आर्ट फोटोग्राफी, फाइन आर्ट फोटोग्राफी। व्हाट इज दिस टर्म? मतलब मैं भी एक फोटोग्राफी का स्टूडेंट हूँ, हमारे सामने भी, मैं भी कभी कभी कहीं पढ़ाने जाता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को पूछते हैं कि दादा फाइन आर्ट्स फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज दैट? देखो फाइन आर्ट फोटोग्राफी बड़ा नॉर्मल फोटोग्राफी और फाइन आर्ट फोटोग्राफी बड़ा लीन एक पतला लाइन है, ठीक है।
कौन सा ये एस्थेटिक के मामले में, ठीक है। अब क्या है कि कोई आप मान लीजिए कोई एक पिक्चर उठा लीजिए, आप ये सोचिए दीवार में और कुछ नहीं, वो पिक्चर मेरे सामने और मेरे घर में लगा हुआ है, तो मेरे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है और मैं हर रोज़ देख रहा हूँ उसको। क्या मेरे इससे बोरियत हो रही है? अगर नहीं हो रहा है, हर रोज़ मेरे को इंस्पिरेशन दे रहा है, इसके अंदर कुछ है, इसके अंदर कुछ डेप्थ है। एक देखिए जर्नलिस्टिक फोटोग्राफी होता है। जर्नलिस्टिक फोटोग्राफी क्या बताता है? आज ये हो रहा है और ये हो चुका है, ये हिस्ट्री है। और फाइन आर्ट फोटोग्राफी क्या करता है? आपको पिक्चर के अंदर, स्टोरी के अंदर ले जाता है, जिसको आप बार बार देखो, आपको उतना ही अच्छा लगता रहेगा। ये नहीं लगेगा ये मैं बोर हो गया इससे। तो जो पिक्चर आपको बार बार आप देख सकते हो उसके बारे में, आप उसके साथ जी सकते हो उसके पिक्चर के साथ, वो पिक्चर जो है फाइन आर्ट कैटेगरी में कहा जाता है उसको। क्योंकि वो आप फाइन आर्ट फोटोग्राफी फोन के अंदर नहीं हो मेरा अगला सकता है। सवाल यही है दादा जी मेरा अगला सवाल सिर्फ यही है कि आज मोबाइल के युग में, जी डिजिटल युग में, जी ये बड़े बड़े पोस्टर्स और ये सब कॉफी टेबल बुक ये सब खत्म होता जा रहा है। क्या आपको रियली ऐसा लगता है कि ये सब वैनिश हो जाएगा ये मोबाइल युग में, या आज भी आपके जैसे और आने वाली पीढ़ियों वाले फोटोग्राफर्स के लिए कोई जगह है वहाँ? जी, मैं तो ये कहूँगा कि आप जो कह रहे हो उसका उल्टा होगा। ऐसे लोग, ऐसा देखने के लोग तरसेंगे। कोई डिजिटल फोटोग्राफी, आप बोला डिजिग्राफी आपने कर दिया, आपने लगाया, अपने घर में लगाया और आप सोचते रहे वाह ये क्या डिज़ाइनर ने क्या बढ़िया काम किया, लेकिन आपको उसके अंदर कुछ इमोशन नहीं है उसके अंदर। तो ये जो इमोशन है सिंगिंग में भी है, सब जगह, ये कभी भी उखड़ेगा नहीं, ये रहेगा, ये बल्कि इसके वैल्यूज़ और बढ़ते रहेंगे। आज भी मैंने इतने सारे कॉफ़ी टेबल में बुक बनाता हूँ, काफ़ी एवरीबॉडी वांट्स ए कॉफ़ी टेबल बुक। पहले इतने लोग नहीं मांगते थे, अब कॉफ़ी टेबल बुक मांगने को उन्हें मालूम है ये कॉफ़ी टेबल बुक 150 साल बाद भी रहेगा, लाइब्रेरी भी रहेगा, और ये जो है ये 5 साल के बाद रहेगा नहीं रहेगा आपको पता नहीं। 5 साल की आप फ़ोन चेंज करोगे, आप क्या यहाँ से निकल जाएगा। कभी भी आप सोचेंगे वो पिक्चर कहाँ गया, वो पिक्चर कहाँ गया, देखो घर उड़ गया यार, मेरा सब कुछ चला गया। लेकिन ये चीज़ है, ये 150-200 साल भी बाद में भी रहेगा। ये चीज़ कैसे जा सकता है? ये क्या आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम मेरा यही है कि मैं जाके हिमालय में जाके सब छोड़ छाड़ के वहाँ पे लीन हो जाऊँ। अभी भी आपका हिमालय का मोह छूटा नहीं है? ये मैं सब पीछे छूट जाएगा। कोई आदमी चला जाता है तो वो अपना, देखिए आत्मा तो लीन हो जाएगा ना परमात्मा के साथ, तो वो चीज़ है अपना। उसके अंदर जो मैं करना चाहता हूँ, फ्रेंड से मिलना, ये करना, वो सब करता हूँ। आई एम ए वेरी, व्हेन आई गो टू अ पार्टी, मैं बहुत आनंद लेता हूँ उस पार्टी का। मैं ऐसा नहीं हूँ कि घर में छुप के बैठा रहता हूँ, ठीक है। तो वो चलता रहता है, वो भी देखिए वो भी बड़ा नेसेसरी है। लेकिन जब काम करता हूँ तो काम के अंदर पूरा ध्यान बढ़ जाता है मेरा। जब मैं पार्टी करता हूँ तो पार्टी के अंदर मेरा ध्यान बढ़ जाता है। दादा चलते चलते एक बड़ा, ये कलरफुल शर्टों का राज क्या है? अरे हाँ, मतलब जैसा है कि देखिए मैं जंगल में जब जाता हूँ ना, उसका एक अलग ड्रेस होता है जो आप कुछ शाउटिंग वाला कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि कलर रिफ्लेक्ट करता है। जनरली मोस्ट ऑफ द एनिमल्स, मोस्ट ऑफ देम आर, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ देम आर कलर ब्लाइंड। उनको दिखता नहीं है अगर मैं लाल शर्ट पहन के चले जाऊँ उनको, लेकिन वो क्या होता है, कलर रिफ्लेक्ट करता है उनकी आँखों में। तो वो तो एक हो जाता है मेरा कैमोफ्लेज वाला ड्रेस, आर्मी वाला ड्रेस। और जब मैं अपना मतलब शुरू से ही मैं जैसे नेहरू प्लेस में जाके कहीं पे जाके अपना कपड़ा सिलेक्ट करता हूँ, बढ़िया बढ़िया प्रिंट सिलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं अपने टेलर के पास जाता हूँ, वहाँ से मैं सिलवाता हूँ। सारे कपड़े मेरे सिलवाए हुए होते हैं एक्चुअली, तो स्पेशली शर्ट्स। सो अपने हिसाब से फिर मैं अपना shirts सारी बनाता हूँ। कलरफुल ही क्यों होती हैं? जो लोग चेक्स देखिए- पहनते हैं, स्ट्राइप्स पहनते हैं, बोल्ड कलर पहनते हैं, मैं आपको हमेशा कलरफुल, बहुत कलरफुल। शुरू से मेरा ये रहा है। आज कोई किसी की कोई रिक्वेस्ट, कोई फैन की, फीमेल की, नहीं वाइफ नहीं की, नहीं नहीं, बच्चों की, ये क्या कहानी है? अभी नहीं, इसमें अभी थोड़ा सा और। मेरे को तो मतलब शुरू से ये रहा है कि आई डोंट वांट टू बी लाइक अनदर 5 to 9 वाला जॉब। ये मेरा दिमाग में शुरू से रहा है, हमेशा मैं अलग था, बिल्कुल बचपन से मैं अलग था। तो जब मैं ऑफिस जाता था, देखता था सारे जो है कोट टाई और ये सब पहन के आते थे, हमारे चेयरमैन आते थे ब्लैक सूट पहन के, ब्लू ये पहन के। मैं
तब भी जो है कलरफुल शर्ट पहन के जाता था। और कई लोग बोलते थे इस ऑफिस में चलेगा नहीं, मिस्टर बिरला एसके बिरला इतना बड़े हैं उनके ऑफिस में मैं गया शॉर्ट्स पहन के, बोले आपको एंट्री नहीं मिलेगा। मैंने बोला नहीं मिलेगा तो मैं चले जाऊँगा बाहर। उन्होंने मेरे को बुलाया, मैंने थोड़ी उनको बुलाया, मतलब बुलाया, उन्होंने बुलाया। ऑफिस गया, वो बोले मेरे पास आके बैठी, उन्होंने बताया आपका ड्रेस सेंस इतना बढ़िया है। मैंने देखा है ये कलरफुल पहनते ही लोगों का, मेरे को बोलते थे मुद्रा में रिलायंस का कंपनी है, इतना कंजर्वेटिव कंपनी है, वहाँ पे चेयरमैन मेरे को बोलते थे तुम ये सिलवाते कहाँ से, मेरे को भी चाहिए। तुम ऑफिस में घुसते हो जान आ जाती है। 150 लोग थे ऑफिस में, खाली मेरे को बोलते थे तुम ऑफिस में घुसते हो तुम्हारा शर्ट दिखते ही जान आ जाती है ऑफिस में। एक उत्फुल्ल एक भाव होता है एक्चुअली, इसको बोलते हैं जो एक स्प्रिंग सा एक फीलिंग जो आ जाता है, जो हम इतना सोच रहे हैं एडवर्टाइजिंग में ये होगा, क्लाइंट क्या बोलेगा, अचानक सब हम भूल जाते हैं। तो ये चीज़ है, तो मेरे को ये चीज़ भी इनकरेज करता दादा है। आपकी इन्हीं जानदार शर्टों से, जानदार फोटोग्राफ से, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ से, फैशन फोटोग्राफ से हमारा दिल और दिमाग जानदार होता है। हमारे इस प्रोग्राम में अचीवर्स विद राजीव में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राजीव, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी एंड इट वाज ग्रेट प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मेरे को भी बड़ा मज़ा आया है। ऑल द बेस्ट। और बड़े बड़े लोगों के साथ आप मिलते रहिए, उनका करते रहिए। आई मीन यू आर अ ग्रेट पर्सन योरसेल्फ, सो इट वाज वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।